तो क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, पहला टेस्ट स्मॉलेस्ट टेस्ट है, ये जनरल टेस्ट है सभी एक कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। इसमें क्या होता है कि कोई भी सैंपल है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स का सैंपल कोई भी है, तो जैसे आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड देंगे के साथ ट्रीट करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं देना, विद इन ड्रॉप्स देते हैं हम, तो क्या होता है कि वो फॉर्फ्यूरल डेरिवेटिव्स में होता है, और फॉर्फ्यूरल डेरिवेटिव्स में जैसे ही आता है तो वो एक बहुत ही गौतम प्रसाद, म्यूट योर माइक। ओके, तो स्मॉलेस्ट टेस्ट क्या है, एक जनरल टेस्ट है सभी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको ट्रीट करेंगे तो एक फॉर्फ्यूरल डेरिवेटिव्स बनाएगा। फॉर्फ्यूरल डेरिवेटिव्स मतलब जैसे फिनोल होता है वैसे ही फॉर्फ्यूरल एक कंपाउंड है। तो ये जो डेरिवेटिव्स रहता है ये बहुत ही अनस्टेबल है। अनस्टेबल कहने का मतलब है, अनस्टेबल का स्थिति का कैसे होगा, जैसे कि उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन पूरा नहीं होगा तब अनस्टेबल का स्थिति हो सकता है, या उसका पूरा बॉन्ड कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कार्बन में कितना टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड होना चाहिए कार्बन में, तो अब यहाँ पे 4 बॉन्ड इसको नहीं पूरेगा तो अनस्टेबल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक अगर आप ग्राफ देखेंगे, ग्राफ में नहीं होगा शायद मेरे पास, सॉरी उतना नहीं पढ़ना है अभी, तो अनस्टेबल के फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो अनस्टेबल है इसके साथ कुछ भी रिएक्ट कराएंगे तो एजले रिएक्शन में चला जाता है। तो जैसे इसको आप अल्फा नेफ्थोल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होता है कि एक पल्पर कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना देता है, उससे अल्फा नेफ्थोल के साथ रिएक्ट करके एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना देता है उसे, और उसका कलर क्या करता है, उस कारण उस सैंपल का कलर क्या होता है कि पर्पल कलर का हो जाता है। अगर पर्पल कलर का हो जाता है इसका मतलब है कि वो जो सैंपल है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का सैंपल है। अगर प्रोटीन सैंपल होगा तो ये में नहीं जाएगा, क्योंकि कितना भी सल्फ्यूरिक एसिड दे दें या अल्फा नेफ्थोल दे दें वहां पे फॉस्फेटल डेरिवेटिव्स बनाएगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे क्या है कि जब आप रिएक्शंस में जाएंगे ना, पूरा कंप्लीट रिएक्शंस देखेंगे तो वहां पे क्या है कि 3 H2O निकलता है, तो प्रोटीन्स में कहाँ से निकलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स का अगर सैंपल है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, कोई भी है, तभी जाके वो वहां से फॉस्फोरल डेरिवेटिव्स बनेगा जो फर्दर अल्फा नेफ्थोल के साथ रिएक्ट करेगा और पर्पल कलर देगा। तो अगर पर्पल कलर दे रहा है यानी कि वो पॉजिटिव टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। दूसरा टेस्ट है हमारा फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट। ये दोनों टेस्ट एक जैसा है, फेलिंग में बस दोनों में अंतर क्या है, रिएजेंट का अंतर है, बनाता सेम चीज है, कलर भी सेम चीज देता है। दोनों जो टेस्ट है, फेलिंग रहे चाहे बेनेडिक्ट रहे, दोनों रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट है, मतलब इसमें मोनोसेचुराइड्स और डाइसेचुराइड्स आता है। पॉलीसेचुराइड्स रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ये टेस्ट इन दोनों में नहीं जाता है। स्टार्च को टेस्ट करेंगे या ग्लाइकोजन को टेस्ट करेंगे तो वो फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट में नहीं जाता है। तो ये दोनों टेस्ट स्पेसिफिक रिड्यूसिंग शुगर को टेस्ट करने के लिए है। अब फेलिंग में क्या होता है कि फेलिंग में 2 रिएजेंट होते हैं, पहला फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। आप जब टेस्ट किए होंगे तो देखे होंगे एक व्हाइट कलर का बॉटल है, दूसरा ब्लू कलर का बॉटल है, दोनों को मिलाना पड़ता है। दोनों ऐसा नहीं कि प्रिपेड भी मिलता है, आप लैब में बना भी सकते हैं। हम लोग जो यूज करते हैं वो पहले से बनाया हुआ है, वो हम लोग यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, जो फेलिंग सॉल्यूशंस है, एक ब्लू कलर का है, दूसरा व्हाइट कलर का है। तो एक में क्या रहता है, कुप्रिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रहता है, दूसरे में क्या रहता है कि टार्ट्रेट टाइप का कोई चीज रहता है। तो दोनों को जब हम मिलाते हैं, दोनों को जैसे ही आप मिलाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो कॉपर आयन है वो अपना स्टेट चेंज कर लेता है, कुप्रिक आयन में बदल जाता है। और वो जो कुप्रिक आयन है उस कारण क्या होता है कि जैसे आप हीट करेंगे तो अब वहां पे जो रिएक्शन हुआ उसके कारण कॉपर 2 आयंस में बदल गया, तो वहां पे क्या होता है कि एक कलर देता है आपको। और कौन सा कलर देता है, ब्राउन रेड कलर का देता है या रेड कलर का, मतलब इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ब्राउन रेड दिया या हल्का रेड दिया या येलो दिया या ऑरेंज दिया, ये डिपेंड करता है कि उसमें कितना प्रेजेंट है ग्लूकोज या कोई भी रिड्यूसिंग शुगर। अगर बहुत डार्क ब्राउनिश कलर में दिया है, रेड ब्रिक कलर में दिया है, इसका मतलब है कि उसमें बहुत ज्यादा
कार्बोहाइड्रेट्स यानी रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, थोड़ा हल्का ऑरेंज में आया है, इसका मतलब है थोड़ा कम मात्रा में है। नेगेटिव है तो ब्लू ही रहेगा, कोई कलर आएगा ही नहीं। तो फेलिंग टेस्ट में, बेनेडिक्ट टेस्ट में भी सेम होता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि सिंपल एक ही चीज रहता है, एक ही रिएजेंट रहता है, बेनेडिक्ट रिएजेंट। वो क्या है कि उसमें भी कॉपर हाइड्रोक्साइड ही रहता है। यहाँ पे भी सेम रिएक्शन सेम होता है, यहाँ पे भी, वहां पे भी जैसे यहाँ पे फेलिंग में भी कॉपर 2 आयंस बनता है, कुप्रिक आयंस बनता है, यहाँ पे भी कुप्रिक आयंस बनता है। प्रेसिपिटेट आपको फिर अब ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट यहाँ पे भी दिखता है, बट यहाँ पे रिएजेंट्स का दोनों में अंतर रहता है। फेलिंग्स में 2 रिएजेंट रहते हैं, बेनेडिक्ट में सिंगल एक रिएजेंट रहता है। अब यहाँ पे और दोनों का जो रिएक्शंस करने का मेथड है ना, वो अलग रहता है। फिर लगेगा ना कि दोनों जब एक ही जैसा है तो अलग अलग क्यों है। तो हो सकता है आप फेलिंग टेस्ट भी कर सकते हैं, आप बेनेडिक्ट टेस्ट भी कर सकते हैं, दोनों एक जैसा टेस्ट ही है, प्रोसीजर भी दोनों का सेम है, बट मोड ऑफ रिएक्शंस थोड़ा अलग हो जाता है। वहां पे 2 रिएजेंट बता रहा है, वहां पे 2 रिएजेंट आप मिला के बनाते हैं, यहाँ पे सिंगल रिएजेंट से आपका काम होता है। एक में ऑक्सीडेशन होता है, एक में रिडक्शन होता है, तो वो बहुत मतलब डिफ्रेंशिएट करने वाला चीज है, तो वहां आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। यहाँ आपको सिर्फ कॉमनली यूज टेस्ट का नाम याद रखना है, कलर याद रखना है। अगर आप ये पूरा नहीं याद कर सकते हैं तो सीधा बेनेडिक्ट और फेलिंग्स दोनों का आप सिंगल में याद रखिए कि ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर को टेस्ट करने के लिए है। कलर अगर प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट्स या रिड्यूसिंग शुगर, तो दोनों का कलर जो है क्या देगा, ब्रिक रेड। सिमिलर टाइप से आप याद कीजिए तो आपको लिखने में आसानी होगा। उसके बाद आता है हमारा बारफोर्ड रिएजेंट, बारफोर्ड टेस्ट। बारफोर्ड टेस्ट में हम लोग बारफोर्ड रिएजेंट का यूज करते हैं। अब ये जो टेस्ट है ये भी बेनेडिक्ट फेलिंग जैसा ही है, इसमें भी रेड वही बनता है, कॉपर 2 ऑक्साइड ही फॉर्म होता है। कॉपर वाला ऑक्साइड अगर फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि कलर इसका भी ब्रिक रेड होगा। मतलब ये तीनों टेस्ट एक जैसा ही है, बस तीनों में रिएजेंट जो नाम है वैसा रिएजेंट है। फेलिंग में क्या है कि 2 रिएजेंट है, फेलिंग ए रिएजेंट, फेलिंग बी रिएजेंट। बेनेडिक्ट में सिंगल रिएजेंट है, बेनेडिक्ट रिएजेंट। बारफोर्ड में सिंगल रिएजेंट है, बारफोर्ड रिएजेंट। ठीक है, तीनों में रिएजेंट नाम अलग है तो रिएजेंट अलग है। रिएक्शन क्या हो रहा है वो आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, यहाँ पे वो काफी टाइम टेकिंग है और याद भी नहीं होगा। कलर क्या आ रहा है तीनों में, ब्रिक रेड। अगर रिड्यूसिंग शुगर काफी मात्रा में प्रेजेंट है तो ब्रिक रेड कलर आ रहा है। डिफरेंस क्या है तीनों में, तो फेलिंग और बेनेडिक्ट रिड्यूसिंग के लिए है, बारफोर्ड एक क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मोनोसेचुराइड के लिए है, डाइसेचुराइड्स के लिए नहीं है। अब मान लीजिए हमको लैक्टोज चेक करना है या सुक्रोज चेक करना है, सुक्रोज और ग्लूकोज चेक करना है। ठीक है, तो सुक्रोज और ग्लूकोज 2 चीज का सैंपल मिला है, सुक्रोज ग्लूकोज और एक प्रोटीन सैंपल, 3 सैंपल हमको मिला है। तो अब ये 3 सैंपल में जैसे फेलिंग टेस्ट करेंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 टेस्ट चला जाएगा। तो सुक्रोज के लिए भी पॉजिटिव देगा और ग्लूकोज के लिए भी पॉजिटिव देगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें सुक्रोज कौन है, चलिए प्रोटीन तो वहां से निकल गया, प्रोटीन को हम हटा देते हैं। अब इन दोनों को फर्दर हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कौन मोनोसेचुराइड्स है कौन डाइसेचुराइड्स है, तो उसके लिए हम लोग बारफोर्ड टेस्ट करते हैं। बारफोर्ड टेस्ट में क्या होता है कि बारफोर्ड रिएजेंट क्या करता है कि पहले ही बताए हैं, इससे पहले जब हम क्लासिफिकेशंस में थे तभी पढ़ा दिए थे कि जो मोनोसेचुराइड्स है उसमें बॉन्ड नहीं है, वो सिंगल एक यूनिट है। और पॉलीसेचुराइड डाइसेचुराइड्स में क्या है, 2 मोनोमर्स मोनोसेचुराइड्स का जुड़ा हुआ है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ। तो अब ये सारा टाइम रिएक्शन है, सारा टाइम रिएक्शन है, कुछ एक टाइम देते हैं, 2 मिनट में आपको रिजल्ट देखना है। तो बारफोर्ड रिएजेंट में, बारफोर्ड टेस्ट में क्या होता है कि मोनोसेचुराइड्स में तो कोई बॉन्ड है नहीं, डायरेक्ट बारफोर्ड रिएजेंट के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा, कॉपर 2 आयन बना देगा, कलर दे देगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो डाइसेचुराइड्स है, जो हम सुक्रोज लिए हैं, तो सुक्रोज क्या है, वहां पे 2 यूनिट जुड़ा हुआ है मोनोसेचुराइड्स का, पहले उसको तोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस में वो जाएगा, फिर 2 यूनिट में टूटेगा, फिर जाके रिएक्शंस में पार्ट करेगा। लेकिन जब तक वो रिएक्शंस में पार्ट करेगा तब तक तो ग्लूकोज अपना रिजल्ट दे चुका रहेगा। हाँ वो भी पार्ट करेगा लेकिन टाइम बाद में, आधा घंटा में करेगा, 10 मिनट में करेगा, लेकिन हमको टाइम लिमिट 2 मिनट का ही है। तो क्या होगा कि बारफोर्ड के साथ हम क्या देख लेंगे कि ये मोनोसेचुराइड्स है, मतलब ये जो सैंपल है ये हमारा ग्लूकोज का सैंपल है या फ्रुक्टोज का सैंपल है, और जो टेस्ट में नहीं गया, काफी टाइम लगा दिया, वो हमारा सुक्रोज है यानी डाइसेचुराइड्स है। पॉली वोली तो जाएगा ही नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा।
कंफ्यूजन कोई? नो मैम। उसके बाद फिर है हमारा आयोडीन टेस्ट। अब ये जो है बारफोर्ड है, बेनेडिक्ट है, फेलिंग है, ये सारा टेस्ट हमारा है मोनोसेचुराइड्स के लिए है। बारफोर्ड तो स्पेसिफिकली मोनोसेचुराइड्स के लिए, बेनेडिक्ट फेलिंग में क्या है डाइसेचुराइड्स भी आ जाता है, ट्राइसेचुराइड भी समटाइम्स आ जाता है। बट जो पॉलीसेचुराइड्स है वो कैसे रिएक्ट करेगा भाई, कैसे आप बताएंगे कि पॉलीसेचुराइड्स ये स्टार्च का सैंपल है? क्योंकि वो टाइम लिमिटेड है, 2 मिनट में नहीं रिजल्ट आया तो हो सकता है स्टार्च सैंपल प्रोटीन के साथ स्टार्च सैंपल हो, तो आपने क्या किया, स्टार्च को भी डिस्कार्ड कर दिया, उसको भी हटा दिया कि नहीं ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट नहीं है। तो स्पेसिफिक टेस्ट है पॉलीसेचुराइड्स के लिए आयोडीन टेस्ट, जो मेनली स्टार्च को डिटेक्ट करता है। अब यहाँ पे क्या है कि स्टार्च में क्या है कि अल्फा एमाइलोज का है या अल्फा एमाइलोपेक्टिन्स का बना हुआ रहता है। तो जैसे ये आयोडीन सॉल्यूशंस में जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है ब्लू ब्लैक कलर का, तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये आयोडीन टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट दिया है और जो सैंपल है वो हमारा स्टार्च का सैंपल है। ये आयोडीन टेस्ट अगर आप मोनोसेचुराइड के साथ करेंगे ना तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये आयोडीन टेस्ट स्पेसिफिक है स्टार्च के लिए। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। यहाँ तक में हमने 2 टेस्ट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टेस्ट है हमारा लिपिड्स के लिए। तो फर्स्टली लिपिड्स का जो टेस्ट है वो है हमारा सॉल्युबिलिटी। हमने इसका पहले पढ़े हैं कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है। नॉन पोलर टाइप का जो भी सॉल्वेंट है उसमें ये सॉल्युबल है। तो हम प्रैक्टिकल अभी कुछ दिन पहले किए हुए हैं ये टेस्ट सॉल्युबिलिटी, हम चेक किए थे कि जो हमारा तेल था वो क्या चीज में मिक्सअप हो रहा था वाटर में। तो सभी लोग घर में भी देखे होंगे कि घी है, वो तेल है, कोई भी ऑयल है, तो वो क्या है कि पानी में सॉल्युबल नहीं है। क्या चीज में सॉल्युबल है? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में, क्लोरोफॉर्म में, इथल में, हेक्सेन में, अल्कोहल में, इस टाइप में वो सॉल्युबल हो जा रहा था। दूसरा क्या है कि ये भी हम किए हुए थे कि कोई भी पेपर को वो क्या कर सकता है, ट्रांसलूसेंट कर सकता है। ट्रांसलूसेंट कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये पेपर है हमारा, ठीक है, ये हमारा पेपर है, तो ये क्या है, ओपेक पेपर है। ओपेक है मतलब यहाँ से लाइट पास नहीं हो रहा है, अगर मेरे चेहरे पे लगा है तो आप हमको नहीं देख पा रहे हैं, है ना। अगर ये ट्रांसपेरेंट रहता तो आप हमको इस पेपर के थ्रू भी देख सकते। और ट्रांसलूसेंट क्या है, इन दोनों के बीच का वर्जन है, मतलब ना ओपेक है ना ट्रांसपेरेंट है, मतलब हल्का हल्का आप देख सकते हैं। तो कभी कभी आप देखे होंगे कि गलती से घर में घी अगर किसी पेपर पे लग जाता है तो क्या हो जाता है, वो पेपर पूरा नहीं, क्या बोलते हैं, ओपेक रहता है, थोड़ा थोड़ा उसमें लाइट पास होने लग जाता है। फिर वो अब नहीं तो घर में जाके कोई घी पेपर पे गिरा के देखेंगे, कोई भी पेपर लेंगे उस पर घी लगा के देखेंगे, उसके बाद उसको खिड़की पे रख के देखेंगे, एक पोर्शन में घी लगा एक पोर्शन में घी नहीं लगा, तो वो क्या करता है कि एक ट्रांसलूसेंट स्पॉट बना देता है पेपर में। उससे क्या होता है कि आप फिर लाइट इजिली पास हो सकता है, ठीक है। तो हम ट्रांसलूसेंट स्पॉट हो रहा है या नहीं पेपर पे, इस टाइप से भी हम लिपिड्स को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि एक्रोलीन का फॉर्मेशन होता है। एक्रोलीन क्या है कि केमिकल कंपाउंड है, जनरली पेंट करने में, डाई वाई करने में यूज किया जाता है और काफी हानिकारक भी है आपके लिए। तो ये क्या है कि एक्रोलीन का फॉर्मेशन होता है कि जो ग्लिसरॉल है वो वहां पे एक्रोलीन का फॉर्मेशन करता है, अगर उसको बहुत दिन तक रख देंगे तो। अब यहाँ पे एक्रोलीन कैसे प्रोड्यूस होगा, तो क्या होता है कि पोटेशियम डाइसल्फाइड के साथ उसको बहुत दिन आप रखेंगे तो वैसे ही वो एक्रेट टाइप का स्मेल करने लग जाएगा, गंदा सा स्मेल करने लग जाएगा। लेकिन हमको लैब में तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पोटेशियम डाइसल्फाइड के साथ उसका रिएक्शंस कराते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या हो रहा है, कि थोड़ा एक्रोलीन का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसका एक्रेट टाइप का स्मेल भी आने लग जाता है, अजीब टाइप का स्मेल आने लग जाता है। तो एक टेस्ट जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं कि एक्रोलीन का फॉर्मेशन होता है, ट्रांसलूसेंट स्पॉट का फॉर्मेशन होता है, हम सॉलिबिलिटी देखते हैं कि पानी में ये घुल रहा है या नहीं घुल रहा है। उसके बाद एक और टेस्ट क्या होता है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन सभी लोग जानते होंगे, इमल्सन, सस्पेंशन, पूरा सेमेस्टर आप, आधा सेमेस्टर आप यही पढ़ते हैं, इमल्सन सस्पेंशन। क्या पढ़ते हैं, क्या है इमल्सन? मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड ऑयल एंड वाटर। तो क्या होता है कि वो दोनों मिलता नहीं है, मिलता है क्या? नो मैम।
नहीं मिलता है, अलग अलग फॉर्म कर देता है, अलग अलग लेयर बना देता है, उसको ही हम लोग इमल्सिफिकेशंस बोलते हैं। तो कभी भी ड्रॉप्स ऑयल वाटर लेके टेस्ट ट्यूब में दे दीजिए, कितना भी देर आप उसको फॉर्म टेस्ट कर ले, कितना भी आप उसको मिला दे, बट वो क्या करता है, इमल्सन फॉर्म कर लेता है, अलग अलग लेयर में बना लेता है। तो ये एक टेस्ट कर सकते हैं, इमल्सिफिकेशन टेस्ट। उसके बाद क्या है कि आयोडीन एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं। अब ये टेस्ट मेनली क्या होता है कि सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है फैटी एसिड्स। तो ये हम क्या करते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का टेस्ट होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई भी अनसैचुरेटेड चीज है उसमें आप जैसे ही लेंगे और मान लीजिए कि उसमें आयोडीन का सोल्यूशन मिला है, 1 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन मिला है, उसको सेक किए, मिलाएं, उसको बहुत देर तक मिलाएं, तो वो जो सॉल्यूशन है जिस चीज का भी रहेगा, तो क्या होगा कि आयोडीन सॉल्यूशन कौन सा कलर रहेगा, आयोडीन ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक रहेगा। तो वो डीकलराइज हो जाएगा। डीकलराइज क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो अनसैचुरेशन प्रेजेंट है वहां पर जाके आयोडीन अपना जगह ग्रहण कर लेगा और ये रिएक्शंस में नहीं जाएगा। तो वो जो ब्लू कलर का आयोडीन है, आयोडीन सॉल्यूशंस था, उसमें डाले ब्लू हो गया, बट थोड़ा देर जैसे ही रखे सेक किए तो वो वापस व्हाइट हो गया, डीकलराइज हो जाता है, अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है तो। अगर सैचुरेटेड एसिड प्रेजेंट है तो उसको कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल रहेगा। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ तक तो ठीक है, आपको ऑप्शंस है, क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए ऑप्शंस है, या तो लिपिड्स हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट आ सकता है, प्रोटीन आ सकता है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन जो आना ही आना है वो है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी या मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। तो ये तो आपको करके ही जाना है एनी हाउ, और बहुत इजी भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, बहुत इजी है और लंबा क्वेश्चन आएगा, चाहे 19 का पैटर्न फॉलो करे या 18 का पैटर्न फॉलो करे, ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आना ही चाहिए और आप पढ़ के भी जाएंगे, और काफी इजी भी है। फर्स्टली क्या है कि हमारा एंजाइम्स क्या है, क्या है एंजाइम्स, catalyst which speeds the rate of reaction. बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, आपके बॉडी के अंतर्गत रह रहा है, अंदर रह रहा है, और बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी में के रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा रहा है, इसलिए ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि कोई भी रिएक्शंस को के प्रॉपर्टीज को अल्टर किए बिना, उसको खराब किए बिना, उसके रेट ऑफ रिएक्शंस को बहुत तेजी के साथ बढ़ा देना। मान लीजिए कि एक रिएक्शन होना है, ठीक है, एक रिएक्शन, एक कोई भी सबस्ट्रेट है, उसको प्रोडक्ट बनना है, कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट बनना है, यहाँ पे है, उसको 4 गो में टूटना है, सिंपल हम यही जानते हैं। तो अब कोई भी कैटलिस्ट क्या करेगा, इसमें कोई प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि इस पे कुछ कर दिया, इसका प्रॉपर्टी बदल दिया, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करेगा, बट वो क्या करेगा कि जो रिएक्शन 10 घंटे में होना है उसको 2 सेकेंड में कर देगा, बस रेट ऑफ रिएक्शन इतना तेजी के साथ बढ़ा देगा और कुछ नहीं करेगा। तो एंजाइम्स में हमारे बॉडी में यही काम करता है, हमारा जितना भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रहा है सभी में एंजाइम्स कोई ना कोई पार्ट ले रहा है और हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस को काफी तेजी के साथ बढ़ा दे रहा है। अब है कि क्या क्या ऐसा काम हो सकता है जिससे एंजाइमेटिक एक्टिविटी में कुछ चेंजेस आए, क्या क्या ऐसा फैक्टर हो सकते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी में अफेक्ट करे, कम करे, ज्यादा करे या बंद कर दे, कुछ फैक्टर्स होगा। तो अब हम पढ़ते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट हम उसको बोलते हैं, 2 चीज है, प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट। जिसको फॉर्म होना यूजफुल चीज में उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट, जो बन गया प्रिपेयर्ड चीज उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। अब ये जो सबस्ट्रेट है उसका कंसंट्रेशन कैसे डिपेंड करेगा एंजाइम एक्टिविटी का। मान लीजिए आपके पास इतना सबस्ट्रेट है, ठीक है, 1000, हम क्वांटिटी में चलते हैं, नाम पता करेंगे, 1000 हमारे पास सबस्ट्रेट है, हमारे पास एंजाइम्स इतना है, इतना एंजाइम्स है, सबस्ट्रेट इतना है, क्या होगा, जितना एंजाइम है उतना एंजाइम होगा उतना, हाँ बोलिए बोलिए मैम जितना एंजाइम है उतना सबस्ट्रेट को फास्टली रिएक्ट कर देगा, हाँ। तो वो सैचुरेशन पहुंच जाएगा। हाँ वेरी गुड। तो कितना क्या हुआ कि जितना सबस्ट्रेट है इतना एंजाइम से, इतना को तो इजिली मिल गया, चलिए ठीक है, इतना को वो इजिली मिल गया, उतना तेजी के साथ रिएक्शन कर लिया, 10 घंटे का रिएक्शन क्या हो गया, 2 सेकेंड में हो गया, बाकी एंजाइम्स खत्म है, अब ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनना है,
अब थोड़ी 2 सेकंड में होगा, अब वो स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा आराम से 10 घंटे तक के लिए रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि नो रिएक्शन वहीं पे कट जाएगा, रिएक्शन नहीं होगा, स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, बहुत धीरे 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 रिएक्शन होगा। 10 घंटे का रिएक्शन है तो बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होगा। अब ये ग्राफ में जाइए, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो इनिशियली क्या है कि जितना तेजी के साथ इसको रिएक्शन एंजाइम्स मिला, ये तुरंत में रिएक्शन कर लिया, इतना एंजाइम्स इतना के साथ तुरंत में रिएक्शन कर लिया, धड़ाक से रिएक्शन किया, यहाँ तक में तेजी के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। अब क्या हुआ, अब जो सबस्ट्रेट बच गया उसको तो एंजाइम मिला नहीं, अब बेचारा क्या करेगा, तो वो अपना वापस अपनी गति में रिएक्शन करेगा, तो धीरे 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 स्टेशनरी स्टेट में पहुंच गया, 10 घंटा में रिएक्शन हो रहे हैं। तो अब इसका ग्राफ क्या होगा कि इनिशियली जब तक सबस्ट्रेट को एंजाइम्स मिला वो तेजी के साथ रिएक्शन किया एकदम, और उसके बाद ये सैचुरेशन स्टेट पे पहुंच गया। अगर यही चीज आप सोचिए कि इतना एंजाइम से इतना सबस्ट्रेट है, दोनों बराबर बराबर है, तो तेजी के साथ रिएक्शन कर लेगा, तुरंत रिएक्शन कर लेगा, है ना? क्या करेगा, समझ रहे हैं मेरे पॉइंट्स को? कंफ्यूजन है तो बताएंगे। नो मैम। किन्हीं को भी कंफ्यूजन है? नो मैम। उसके बाद नो मैम। एंजाइम्स पे कैसे डिपेंड करेगा, तो ऑब्वियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम्स का, बहुत ज्यादा एंजाइम्स बहुत तेजी के साथ रिएक्शन, सबस्ट्रेट कम भी है, जितना सबस्ट्रेट है उससे कहीं ज्यादा एंजाइम्स बहुत तेजी के साथ रिएक्शन होगा। उसके जस्ट विपरीत में है, सबस्ट्रेट की जगह पे एंजाइम्स अब बहुत ज्यादा है हमारा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एंजाइम्स ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा है। तो अब एंजाइम्स बहुत ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा, एंजाइम्स कम है, तो ये डिक्लाइनिंग फेज में आ जाएगा। कोई दिक्कत? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स के, कोई भी रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स के। कोई दिक्कत? नो मैम। अब हम क्या पढ़े हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम में एक चीज पढ़े हैं कि हर एक एंजाइम्स स्पेसिफिक रहता है सबस्ट्रेट के लिए, ये तो हम जानते ही। उसके बाद एक चीज और क्या पढ़े हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है, पीएच है, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच है। हर एक एंजाइम्स के लिए एक खास टेम्परेचर है जिसपे वो सबसे ज्यादा काम करता है, एक खास पीएच है जिसपे वो सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी देता है, सबसे ज्यादा काम करता है ना? तो अब उसको क्या बोलते हैं? मान लीजिए आप लोग हैं, आप हैं, आपको अभी 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, एक हम एवरेज स्टूडेंट बना के करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इनमें से जितने भी क्लास करें, इनमें से इतने बच्चे हैं जिनको सभी सब्जेक्ट अच्छे से आ रहा है, ठीक है, तो हम वो एक मीन निकालेंगे। तो मीन निकालें तो हमको पता चला कि इतना बच्चों को इस एक सब्जेक्ट में पास मार्क्स आ गया, 40 से 60 के बीच में आ रहा है, तो वो एक हमारा मीन आ गया, ग्राफ आ गया कि हाँ इतने बच्चे इतना में करेंगे। लेकिन हम स्पेसिफिक लेके चलेंगे, अगर मान लीजिए बायोकेमिस्ट्री लेके चले तो हमको क्या लगा कि हाँ इस बच्चे को बायोकेमिस्ट्री में 60 आ सकता है, एक बच्चे को 20 आ सकता है, एक को 30 आ सकता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है अगर आप स्पेसिफिक कोई भी चीज के लिए जाएंगे तो। लेकिन अगर एक एवरेज बना के चलेंगे तो हम एक मीन लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि एंजाइम्स में क्या होता है कि सभी के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसपे वो सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी देता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, जहां पे वो सबसे हाईएस्ट वर्क करता है। पीएच में भी सेम है, एक खास पीएच जिसपे वो हाईएस्ट वर्क करता है। बट सभी एंजाइम्स को हम देखें तो हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि वो मॉडरेट टेम्परेचर में काम करता है, मॉडरेट पीएच में काम करता है, ये हम एवरेज मान के चल रहे हैं। अब क्या है कि टेम्परेचर, मान लीजिए एक का टेम्परेचर, हम स्पेसिफिक में अगर हम जा रहे हैं, अगर हम हाँ चलिए स्पेसिफिक में हम जाते हैं, एक खास कोई एक का हम लेके चलते हैं, माँ किसका लेके चलते हैं, कोई एक एंजाइम्स का हम एक लेके चले, तो हमको पता चला स्टडी करके कि उसका जो एक टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसपे वो हाईएस्ट काम करता है, वो है हमारा 35 पे वो हाईएस्ट काम करता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप उसको 10 दीजिएगा तो काम करेगा, लोएस्ट काम करेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर 30 डिग्री पे काम करना है, 35 डिग्री पे काम करना है, तो 10 डिग्री पे वो बहुत स्लो, थोड़ा हरकत में आएगा। थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाएं, 30 के लगभग में आएंगे हम, तो थोड़ा काम बढ़ाएगा। 15 जैसे किया तो थोड़ा एक्टिविटी बढ़ाया, 20 किए तो थोड़ा और एक्टिविटी बढ़ाया, 30 कर दिए तो थोड़ा और एक्टिविटी बढ़ाया, और 35 उसका ऑप्टिमम है, हाईएस्ट है, तो वो सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन 35 डिग्री पे दिया। अब क्या है कि 35 के बाद क्या होगा,
35 के बाद दिए तो 35 के लगभग में 36 दिए तो थोड़ा डिक्रीज होना स्टार्ट किया, क्योंकि प्रोटीन और एंजाइम्स लगभग सेम है। जैसे ही हाई टेम्परेचर देंगे इसको, ये क्या होगा, डीनेचर्ड होना स्टार्ट होगा। इसका जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो टूटने लग जाएगा, रिएक्शंस खत्म होने लग जाएगा। तो जैसे ही 35 के बाद आप बढ़ाते जाते हैं टेम्परेचर, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो घटते जाता है। 35 किए से 36 किए थोड़ा कम हुआ, 37 किए थोड़ा और कम एक्टिविटी हुआ, 40 किए और कम हुआ एक्टिविटी। ऐसे करते करते अगर आप बढ़ाते बढ़ाते 50-60 पे चले गए तो एक ऐसा स्थिति आएगा जब वो काम करना बंद कर देगा, उसका टोटल रिएक्शन जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे। अब क्या है कि पीएच भी सेम वैसे ही काम करता है, जैसे टेम्परेचर काम किया है वैसे यहाँ पे पीएच भी काम करता है। पीएच हर के लिए एक खास पीएच है। जैसे आप अपने ही बॉडी के अंतर्गत देख लें, अपने ही बॉडी के अंदर देखना है क्योंकि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट पढ़ रहे हैं हम, तो क्या है कि हर एक एंजाइम का एक खास पीएच है। स्टमक का पीएच हमारा क्या है, एसिडिक है, काफी 2-3 पे चल रहा है, काफी एसिडिक है। तो वहां पे जो भी एंजाइम्स काम कर रहा है उसका क्या रेंज होगा, 2 से 3 में काम कर रहा होगा, उसका वही हाईएस्ट एफिशिएंसी होगा। पेप्सिन काम कर रहा है तो पेप्सिन किसे रेंज में काम कर रहा है, 2 से 3 में काम कर रहा है। अगर हम ट्रिप्सिन देखते हैं, ट्रिप्सिन कहाँ काम कर रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में काम कर रहा है, वहां पे हमारा पीएच जनरली 7-8 है, अल्कलाइन है, स्लाइटली अल्कलाइन है, तो उसका पीएच अलग है। लेकिन एक एवरेज लेके चलते हैं तो हम एवरेज क्या देखते हैं कि जो पीएच है स्टमक को छोड़ के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या है कि हमारा नॉर्मल से थोड़ा न्यूट्रल से लेके थोड़ा अल्कलाइन जैसा पीएच है। तो अब मान लीजिए कि कोई एक पीएच है, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एक पीएच है जिसका 8 पे हाईएस्ट एफिशिएंसी दे रहा है, मान लीजिए पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कहाँ काम कर रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में काम कर रहा है, तो वहां पे इसको पीएच 8 के लगभग में है। तो अब इसको 2 पीएच दीजिएगा तो ये काम करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्यों काम करेगा, ये 3 दीजिएगा हिलेगा भी नहीं, 4 दीजिएगा, 5 दीजिएगा थोड़ा हरकत में आएगा, 6 दीजिएगा थोड़ा और हरकत में आएगा, 7 दीजिएगा और हरकत में, 8 पे जब जहां इसका ऑप्टिमम पीएच है सबसे हाईएस्ट काम देगा। उसके बाद जैसे पीएच बढ़ाने लग जाएंगे फिर इसका काम धीरे धीरे बंद हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये 8 पे काम कर रहा है तो ये इसी एक रेंज में काम करेगा, उससे कम या ज्यादा दीजिएगा तो काम करना बंद कर देगा। टेम्परेचर में भी सेम है, 30 से 40 के बीच में देखिए थोड़ा काम कर रहा है, उससे नीचे आप जैसे दे रहे हैं वो काम करना बंद कर रहा है। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। उसके बाद आता है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या करता है, इनहिबिटर्स का काम है रोकना। अब जब रोकना ही है तो क्या करेगा कि कोई भी रिएक्शंस को नहीं होने देगा। अब नहीं क्या होने दिया कि मान लीजिए कि कोई भी रिएक्शंस है, इनहिबिटर्स क्या किया कि इससे पहले हमने जब एंजाइम्स का पूरा थ्रू आउट चैप्टर्स पढ़े थे वहां पे हमने क्या पढ़े थे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स मेन क्या करेगा कि जहां पे जाके एंजाइम को लगना है वो इनहिबिटर जाके लग जाएगा। अब उस रिएक्शन में एंजाइम ही नहीं आया तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होगा, मतलब वो रिएक्शंस क्या करेगा, टोटल डिक्रीज कर देगा। अगर आप इनहिबिटर्स का ग्राफ लेंगे, इसी में अगर हम इसको ओमिट कर दें तो क्या होगा, इनहिबिटर्स का ग्राफ इस टाइप का आएगा, ये डिक्लाइनिंग फेज में आएगा, मतलब वहां पे रिएक्शन ही नहीं हुआ है। वो नेगेटिव वे में इनहिबिटर्स रेट ऑफ रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में किन्हीं को भी? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ये क्वेश्चन अगर 10 मार्क्स का जैसे सैंपल में दिया हुआ है और हमने 5 फैक्टर्स या 6 फैक्टर्स लिखे हैं प्लस डेफिनेशन, सो इज दैट इनफ? हाँ, या आप सिर्फ नाम नहीं लिख रहे हैं ना, उसके साथ आप ग्राफ बना रहे हैं, इतना डिटेल लिख रहे हैं तो वो काफी एनफ है। यहाँ पे आपको दिखने में छोटा लग रहा है ना क्योंकि यहाँ पे प्रिंटेड है, इसका साइज किया हुआ है, लेकिन आप जब लिखेंगे ना इनहिबिटर्स, यही 5-6 लाइन में आपका चला जाएगा, डायरेक्ट 6 लाइन में चला जाएगा, कितना भी छोटा आप लिखते होंगे। तो ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन आप क्या करेंगे, इतना ग्राफ में ऐसे ग्राफ नहीं बनाएंगे ना आप। जैसे मान लीजिए कंसंट्रेशन का ग्राफ है,
कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ है तो ये इसके नीचे आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है ये इसके नीचे आएगा, टेम्परेचर का ग्राफ यहाँ आ जाएगा, पीएच का ग्राफ यहाँ आ जाएगा। तो आप इस टाइप से बढ़ाएंगे तो वो नंबर ऑफ पेजेस बढ़ता जाएगा। यहाँ मेरा एक पेज में दिख रहा है, लेकिन आप जैसे इसको लिखेंगे खुद की भाषा में लिखेंगे तो वो आई थिंक 3 पेज से तो ज्यादा ही होगा। हम यहाँ एडजस्ट इसलिए कर देते हैं ताकि आपको जब आप प्रिंट निकालें तो ज्यादा पेज नहीं लगे आपका, ठीक है, इसीलिए हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, स्मॉल फॉन्ट कर देते हैं ताकि वहां पे आपको ज्यादा पे नहीं करना पड़े। लेकिन आप जो कॉपी में लिखेंगे तो गवर्नमेंट को कॉपी लिखिए आराम से, क्या दिक्कत है, बड़ा बड़ा लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंजाइम एक्शन, ठीक है, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम एक्शन, एंजाइम का फैक्टर अफेक्टिंग और एंजाइम या थ्योरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। तो इसमें ही हम दोनों लगा दिए हैं, एक साथ ही लगा दिए। अब एंजाइम एक्शन कैसे करता है और थ्योरी क्या है, ये तीनों कर लेते थे। एक क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे 16 मार्क्स का। तो एंजाइम्स का ये दोनों क्वेश्चन एटलीस्ट आप करेंगे ही करेंगे, याद करके ही जाइए आप, और बहुत इजी है। आई थिंक फैक्टर्स में हमको नहीं लगता किन्हीं को दिक्कत होगा, अगर समझ गए होंगे तो। कोई दिक्कत है फैक्टर्स में तो अभी भी बता सकते हैं आप। नो। अब एंजाइम्स कैसे एक्टिविटी करता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो एंजाइम्स के बारे में एक हम क्या पढ़े कि कैटलिस्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, लेकिन उस पे कोई पाबंदी नहीं करता है। रुकिए, मैं यहाँ समझाने से अच्छा है कि हम आपको चैप्टर्स में जाके समझाते हैं, ठीक है, वहां पे ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या दिख रहा है अभी आप लोग को स्क्रीन पे, एंजाइम्स दिख रहा है क्या? नो मैम, सिर्फ फोल्डर दिख रहा है। अभी यस मैम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे। तो ये मान लीजिए हमारा एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स है। तो एंजाइम्स क्या कर रहा है कि ये जो एंजाइम्स है आपका और ये सबस्ट्रेट है। अब इस सबस्ट्रेट को मान लीजिए ये है हमारा माल्टोज, इसको 2 यूनिट ग्लूकोज में टूटना है। माल्टोज क्या है हमारा, डाइसेचराइड्स है, 2 मोनोमर्स मोनोसेचराइड्स का बना है, 2 यूनिट ग्लूकोज का बना हुआ है। अब इसको एक रिएक्शन में जाना है जहां पे इसको 2 यूनिट ग्लूकोज में टूटना है। तो अब क्या करेगा, ये क्या करता है कि एक एंजाइम्स है, एंजाइम्स का 2 पार्ट रहता है, एक कैटालाइटिक पार्ट, एक एक्टिव साइट। ये जहां पे जुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। दूसरा जो पार्ट है वो कैटालाइसिस करता है, उसको इसलिए कैटालाइसिस पार्ट बोलते हैं, कैटालाइटिक पार्ट बोलते हैं। तो अब ये जो सबस्ट्रेट है ये क्या करता है, इसके साथ जुड़ता है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अब ये सीधा इसके साथ जुड़ गया, एक टेम्पररी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अब टेम्पररी दोस्ती किया तो क्या होगा कि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं होगा, कॉमन सेंस बताइए। नहीं होगा। मैम क्या बोले? नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दिया तो इन दोनों का फिर बॉन्डेशन टूटेगा ही नहीं, लेकिन इसको टूट के 2 अलग अलग पार्ट में बनना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, जैसे इसके साथ एक्टिव साइट के साथ लगा, इधर का जो साइट है कैटालाइटिक साथ, इस पे काम किया और इसको 2 अलग अलग पार्ट्स में बना दिया। और जैसे अलग पार्ट्स में बनता है उसका प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये एंजाइम एज इट इज निकल जाता है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, ना ये इसमें कोई चेंजेस करता है, इसके कोई प्रॉपर्टीज में चेंजेस करता है। तो इस टाइप से एंजाइम वर्क करता है, बहुत इजी है। देखिए ये एंजाइम्स है, इसका एक्टिव साइट पे जाके कोई भी सबस्ट्रेट लगा, एक टेम्पररी कॉम्प्लेक्स बनाया, जैसे ही क्या, चलिए कोई एक बार फिर से आप ज्वाइन करेंगे, ये कटने वाला है, 5 मिनट के लिए और ज्वाइन करेंगे, ठीक है।